वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड या फिर यूँ कह लें कि टीचर्स के रिगार्डिंग आज हम लोग लाइट का वीडियो देख रहे हैं। यह फिजिक्स का तीसरा वीडियो होगा और आपको इसी तरीके से चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम लोग पढ़े हैं F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहला नंबर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में क्या क्या व्यवहार करता है, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह एक अभिसारी है, यानी कि सारी किरणों को एक जगह जमा करता है। जब सारी किरणें एक जगह जमा होंगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, यानी कि तो खाना जल्दी पकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए व्यवहार होता है अवतल दर्पण का। इसका कारण क्या है अवतल दर्पण का होने का? क्योंकि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वह सीधा और बड़ा बनता है, यानी कि इसका अगर फोकस यहाँ है तो फोकस से अंदर कहीं भी वस्तु रखें तो इसका दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण, यानी कि साइड मिरर में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये सब बहुत कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए देखिएगा। मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा होता है, इसमें कौन सा दर्पण होता है? तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होगा? उत्तल। उसका कारण क्या है कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका उत्तल। अगला चलते हैं क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्यों? क्योंकि किसी भी किरण को सर्च लाइट एक मिनट मानते हैं हम कि ये हमारा सर्च लाइट है, तो सर्च लाइट के पीछे का ये जो भाग होता है, पीछे वाला भाग, यही रहता है अवतल का। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उससे परावर्तित होकर के सारी किरणें एक जगह जमा होती है तो दूर तक दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखना चाहिए? तो अवतल दर्पण में अभी हम जस्ट बताए हैं कि किसी भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि ये हो गया आपका ध्रुव जिसको P से सूचित करते हैं, ये हो गया आपका फोकस और ध्रुव के बीच जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6 का फोकस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? अभी हम तुरंत बताए थे जस्ट कुछ क्वेश्चन ऊपर कि दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखें? फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। चलिए यानी कि क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा आपका D। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? आत्मदीप्त, यानी कि जिससे खुद प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, जैसे सूर्य, ये क्या है? आत्मदीप्त वस्तु है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्लास 8 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। समतल दर्पण में क्या होता है? तो कोई भी अगर समतल दर्पण है, कोई भी समतल दर्पण अगर हो तो इस पर जो अभिलंब के सामने आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट को I और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 का हो जाएगा 2। यह परावर्तन का पहला नियम भी है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है। पहला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य क्या है हुआ? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, या सभी, यानी कि यह क्या होता है? सभी दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन नियम सत्य होते हैं। यानी कि दोनों नियम जो है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यह हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आपका कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये अभी हम जस्ट देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए कि समतल दर्पण कहने का मतलब आपके घर का आईना, तो आईने में कभी भी आपका प्रतिबिंब इस आईना के इधर नहीं बनता है। जब भी बनता है तो आईना के पीछे और दर्पण के पीछे बनने वाला जो भी प्रतिबिंब होता है सब के सब क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा तो वह कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कौन सा दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में। अभी हम जस्ट बताए थे कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए, आवर्धित कहने का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित कहने का मतलब क्या होता है? बड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता क्या है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, तो दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी भी दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसका आवर्धन कहते हैं। जब कह रहा है कि समान बनता है, तो ऐसे भी आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि किसी भी दर्पण में वक्रता त्रिज्या पे अगर कोई भी वस्तु रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसका समान आकार का और बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? समान आकार के बराबर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, यानी कि कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 5 सेंटीमीटर ऊंचा है और दर्पण से वक्रता त्रिज्या पर हम जानते हैं कि जितना वस्तु ऊंचाई रहेगा उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। तो वस्तु की तो यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आप चलते हैं, यह था आपका परावर्तन के नियम से क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़? अपवर्तन के नियम का क्वेश्चन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता हो जाएगी। तो यानी मान लीजिए कि किसी कोई भी अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता हम लोग क्षमता बराबर पढ़े, P बराबर होता है क्या चीज़? 1/f यदि ये मीटर में हो, और 100/f यदि ये सेंटीमीटर में हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या चीज़? 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, और लेंस कौन सा है? अवतल। अवतल, अब हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होता है, तब फोकस दूरी हम ले लेंगे, यानी कि क्या चीज़? f बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि P बराबर अब क्या हो जाएगा? 100 अब बट्टा में -20, तो ये आपका हो गया कट करके क्या चीज़? -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर। डायोप्टर में कैपिटल D का प्रयोग हम लोग करेंगे, सॉरी। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? -5 डायोप्टर। एक का हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता यदि 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? अभी जस्ट हम पढ़े थे कि लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। तो अब देखिए, उत्तल लेंस, जो चीज़ उत्तल लेंस में होता है वही सेम होता है अवतल लेंस में। तो उत्तल लेंस के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाता है? लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र। थोड़ा सा ये नीचे खिसक गया है, 1 मिनट। चलिए, तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया।
तो जब भी इसके बीच वस्तु रखेंगे तो किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, यानी कि क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक और आवर्धित, यानी कि 3 का हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह कैसा लेंस होगा, तो 5 डायोप्टर क्षमता है, तो आप कह सकते हैं कि यानी कि 1/f बराबर 5 डायोप्टर, यानी कि 5D बराबर क्या हो गया आपका, बराबर हो गया 1/f। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि अब ऑप्शन से को हम रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन रखें। 0.2 मीटर अगर हम रखते हैं तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस है, क्षमता भी माइनस, जो कि क्षमता हमारा प्लस में दिया हुआ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस तो नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया कि अवतल लेंस नहीं होगा। अब होगा तो उत्तल, तो अवतल वाला दोनों कट गया। अब उत्तल में देखिए कि 5 रख दें अगर हम फोकस दूरी, तो 1/5 बराबर 5 कभी नहीं आएगा, तो 0.2 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। ऐसे भी देखिए कि यहाँ पर अगर हम रख दें 1/0.2 तो ये दशमलव उड़ के ऊपर चला जाएगा, तो 2 पचे 10 कट जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 4 का हो गया था आपको 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बिंब अनंत पर हो, जब कोई बिंब कहाँ पर रहे, अनंत पर हो रहता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो जब कोई बिंब अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी कि 5 का हो जाएगा 2। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब, जब अभी हम जस्ट पढ़े हैं क्या चीज़, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, तब फोकसांतर से कम दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी और प्रकाश के केंद्र के बीच हो, तब जा करके ये ऐसा होता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि कभी उल्टा भी बनता है, यानी कि क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस के इधर जितनी भी होगी रखी जाएगी वस्तु, वो सब उल्टा बनेगा, फोकस के बाद इधर जो भी आ जाएगा उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यानी कि उल्टा और सीधा दोनों हो जाएगा। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 8 में। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में क्या होता है, तो मोटे लेंस की जो क्षमता है वह पतले लेंस की तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि अब हम देखते हैं कि अगर मोटा लेंस है, तो मोटा लेंस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कम होगा, मोटा लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कम होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या आपका जो है आर वो कम हो जाएगा। तो जब आर कम होगा तो फोकस दूरी तो होता है r/2 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये तो और घट जाएगा। इसलिए क्या होता है, मोटे लेंस का फोकस दूरी कम, जिसका फोकस दूरी कम उसका क्षमता ज़्यादा, जिसका अब देखिए पतला लेंस है, तो पतला लेंस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका क्षमता कम हो जाएगा, जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा तो क्षमता कम, यानी कि 8 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ख नंबर ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, सामान्य परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरण की अपेक्षा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य परिस्थिति में जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं किसी चीज़ों को, समान परिस्थिति में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण का विचलन, ठीक है, कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब हम लोग अगला देखेंगे 10 नंबर। क्या कहता है, लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, इसकी चमक घट जाती है। क्या होता है, चमक घट जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर, लेंस की क्षमता कितना है, एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, उसका नाभ्यांतर, नाभ्यांतर कहने का मतलब होता है क्या कि उसका जो फोकस दूरी है, नाभ्यांतर मतलब भी होता है फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर। आप कर लीजिएगा P बराबर 1/f करके, तो 0.1 है तो
पॉइंट हटाएंगे तो 10/1 हो जाएगा, तो 10 डायोप्टर आ जाएगा। चलिए लेंस का छोटा भाग क्या होता है? लेंस का छोटा भाग एक प्रिज्म की तरह काम करता है। लेंस का छोटा भाग कैसा काम करता है? प्रिज्म की भांति काम करता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। तभी हम जस्ट बताए हैं कि क्या कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि फोकस की दुगनी दूरी पर हम लोग रखेंगे, यानी कि फोकस की दुगनी दूरी पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाए तो अभी हम जस्ट पढ़े थे कि कहाँ बनता है, तो यह जो बनेगा आपका काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो उसके दूसरी ओर प्रकाश से केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच पर्दा रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पर्दा जो रखा जाता है उस पर पर्दा के बीच में अत्यधिक प्रकाशित होगा, यानी कि पर्दा के बीच में जाके सारा प्रकाश क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, जिस कारण कि वहाँ पर ज़्यादा चमकीला होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला अब चलते हैं मानव नेत्र से। क्वेश्चन है आपका, यानी कि आज हम प्रकाश के सारे टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश किए हैं। तो मानव नेत्र का यह पहला क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती है। तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसको दूर की वस्तु अस्पष्ट और निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कहता है मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? तो वो बनाती है रेटिना पर, ये तो हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, निकट 3 अक्षर का है तो आंसर 4 अक्षर वाला हो जाएगा अवतल, और दूर 2 अक्षर का है तो इसमें 3 अक्षर वाला उत्तल। ऐसे ही याद रखिएगा, 1 अक्षर बढ़ा करके आंसर होता है तो निकट का अवतल और दूर का उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आता है, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? अभी हम जस्ट बताए हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस? अभी हम बताएं 2 गो अक्षर तो 3 गो वाला तो उत्तल ताल। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ बता दें कि ताल को ही लेंस कहते हैं, ताल को ही क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस और ताल दोनों एक ही होता है। अगला देखिएगा, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो अबिंदुकता एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर खड़ा है तो वो परा दिखेगा, यानी कि जो वर्टिकल है वो क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखेगा। यानी कि अगर कोई भी वस्तु सोया हुआ है, मान लीजिए कि कोई आदमी सोया हुआ है, तो जिस व्यक्ति को अबिंदुकता की बीमारी होगी उसको लगेगा कि ये आदमी खड़ा है। समझ गए? इसी तरीके का ये क्या होता है, अंतर क्रिएट करता है। तो इस लेंस इसको दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या करता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सभी चीज़ों को ठीक से देख सकता है, गलत बात है। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह नहीं देख सकता, ये भी गलत है। यानी कि दूर की चीज़ों को अच्छी तरह देख सकता है, नहीं। तो यानी कि कैसा दिखेगा, नज़दीक की वस्तु को देख पाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला देखिएगा, नज़दीक को ही समीप कहते हैं। 9 नंबर, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित के द्वारा परिवर्तित करती है। तो यह जो है सो सिलियरी मांसपेशी जो होता है उसी के द्वारा फोकस को आगे पीछे करता है। यानी कि जब हम लोग आँख का प्रयोग कर, आँख या जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में भी देखते होइएगा कि फोकस को केंद्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले धुंधला रहेगा, थोड़ा देर उसको टच कर देते हैं डिस्प्ले को, तो फोकस को एडजस्ट कर लेता है। नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु सबके लिए फोकस एडजस्ट करता है। उसी तरीके से आंख भी क्या करता है, अपने फोकस को एडजस्ट करता है और तब जाकर के प्रतिबिंब को वो दिखाता है। तो किसका काम होता है, सिलियरी मांसपेशी का काम होता है। अगला चलते हैं हम लोग, आंख व्यवहार करता है, यानी कि आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, वो दूर की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब
सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है बुआ? कैसा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? सामान्य आँख का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर आभासी और सीधा बनता है। आभासी नहीं बनता है, ये तो वास्तविक बनता है। चलिए, यानी कि गलती बोला गया। इनकी सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि आँख जो है किस तरीके का काम करता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है, और इसमें एक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है, या वास्तविक और उल्टा बनाता है, जिसको कि मस्तिष्क अपनी सामंजन क्षमता के कारण उस प्रतिबिंब को सीधा देख पाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है क्या कहलाता है? सामंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? सामंजन क्षमता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है, यह किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क को जो संचारित करती है यह नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसमें सिलियरी पेशिया के द्वारा नहीं, कॉर्निया के द्वारा नहीं, पीत बिंदु के द्वारा भी नहीं, यानी कि हमारे जो क्या कहता है उसको, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा उसको क्या किया जाता है? मस्तिष्क को सूचना भेजा जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो ये 7 रंगों से बना होता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है, क्योंकि अब हरा क्यों नजर आता है? क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है? नहीं। देखिए क्या कहता है? सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्ष की पत्तियां हरी नजर आती है। अब हरा क्यों नजर आता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? देखने में भ्रम होता है? नहीं, हरे रंग के किरण का परावर्तन होता है, इसलिए ये कैसा दिखता है? हरा दिखता है। कोई भी वस्तु जिस रंग का परावर्तन करेगी उसी रंग का वो वस्तु दिखता है, इसलिए क्या हो जाता है? हरे रंग का दिखता है। चलिए, अब पत्तियां हरा रंग का क्यों दिखती है? क्लोरोफिल के कारण दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में टूट जाती है, ठीक है? तो प्रिज्म की 2 सतहों पर किरण का अपवर्तन के कारण, प्रिज्म के 2 सतहों पर किरण का विचलन के कारण, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इस कारण से विभिन्न रंगों के किरणें का विचलन भिन्न होता है। नहीं, 17 का क्या हो जाएगा कि यह क्या करता है? प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। क्या होता है? किरणों का विचलन होता है, इसी कारण से यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 18 नंबर देखिएगा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कैसा होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका विचलन कम, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। इसी के साथ प्रकाश के चैप्टर का यह आपका टोटल के टोटल हमने देख लिया। जितने भी क्वेश्चन प्रकाश से बनने वाले थे, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और मानव नेत्र, यह तीनों का क्वेश्चन अभी हमने देखा, और इससे लगभग 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किया है। और इसी क्वेश्चन को अगर आप बार बार देख लें तो इससे बाहर क्वेश्चन प्रकाश से नहीं पूछेगा। लगभग क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। हो सकता है कि 1-2 न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछे तो वह 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये भी मैं बता दूं, 1/v + 1/u बराबर 1/f फार्मूला पे पूछ सकता है। ये होता है दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है? इसी में 1/v + 1/u के जगह पर 1/v - 1/u बराबर 1/f का प्रयोग आप कर लें, तो ये होता है लेंस सूत्र। और 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये होता है आपका दर्पण सूत्र, ठीक है? तो इस तरीके से बस इसी 2 फार्मूले पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।